हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज अनुपात समानुपात का ये दूसरा वीडियो है। यानी हम लोग जो पढ़ चुके हैं और हम कहें तो इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इसमें सवाल जो बचे हुए हैं वो सारे सवाल आज देखे जाएंगे। जितने तरह के हैं सारे के सारे सवाल आज देखे जाएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि किसी दिन कुल किराया 1100 रुपये प्राप्त हुआ हो तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया होगा। इसमें देखिए दो तरह की लोग यात्रा कर रहे हैं। एक है प्रथम श्रेणी के, एक है प्रथम श्रेणी के और एक है द्वितीय श्रेणी के, एक है द्वितीय श्रेणी के। ठीक है, इनके बीच एक किराया का अनुपात दिया है, एक किराया का है और एक यात्री का है। ये दो लोगों का अनुपात दिया है। किराया का अनुपात 4:1 है और यात्रियों का अनुपात 1:40 है। बात समझ रहे हैं? यानी 4 रुपया अगर हम मान लें किराया था तो प्रथम श्रेणी में एक यात्री सफर कर रहा था, और जब द्वितीय श्रेणी में 1 रुपया किराया था तो 40 यात्री सफर कर रहे थे। यानी अगर हम कह दें, मान लीजिए अगर हम कह दें तो हमसे कहा है किसी दिन 1100 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो हम यहाँ कह दें कि कुल किराया का अनुपात, यानी क्या कह दें, कुल किराया का अनुपात। तो आप क्या कहेंगे भाई, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 4x1 अनुपाते 40x1, तो ये हो जाएगा 4×4 और ये 40×40। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44। 44 भाग बराबर 1100। क्यों? क्योंकि ये एक दिन किसी दिन कह रहा है ना कि एक दिन में मान लीजिए यहाँ 4 मिला प्रथम श्रेणी में और यहाँ 40 मिला, तो एक दिन किसी दिन कितना मिलेगा, 44। इसी के बराबर 1100, तो हम कहेंगे 1 भाग बराबर, तो आप कहेंगे 1100/44। इनसे इनको काट देंगे 4 बार में, ये इनसे कटेगा 25, तो आप कह देंगे 1 भाग बराबर 25। ठीक है, हमसे पूछा है प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया। अब प्रथम श्रेणी में कितने यात्री हैं भाई, 4 है ना। यहाँ देखिए यहाँ 4 प्राप्त हुआ, 4 से अगर 1 भाग बराबर इतना तो 4 भाग बराबर, 4 भाग बराबर आप कहेंगे 4×25, यानी 25 चौके 100 रुपया इनसे प्राप्त किया जा रहा है। बात समझ में आई? देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन स्टेटमेंट बहुत बड़ा सा दिया है। हमसे सीधी सीधी बात वो यही कहना चाह रहा है कि एक प्रथम श्रेणी के हैं और एक द्वितीय श्रेणी में, उनके किराया का अनुपात ये था, ठीक है, और यात्रियों का अनुपात ये था। तो हम कह देंगे कुल किराया कितना हुआ, तो यहाँ इनका गुणा हो जाएगा 4×4, यहाँ इनका गुणा हो जाएगा 40×40। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल किराया एक दिन का मिला 44। 44 बराबर 1100, क्योंकि कह रहा है एक दिन में 1100 उसको मिला। हमसे कहा प्रथम श्रेणी, तो ये फर्स्ट के हैं और ये सेकंड के हैं, तो हम कह देंगे 4 के बराबर कितना, तो आप कहेंगे 1100/44 अगुड़े के 4। इनसे 11 बार में कटा, 11 इनसे बार में, तो आंसर आ जाएगा 100। यानी प्रथम श्रेणी का किराया कितना मिला हमको, 100 रुपया। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको, यानी हम डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे लिखते हैं। ये तो हम आपको समझाने के लिए एक एक लाइन ये सारी चीज़ लिखी गई। ये सब कहाँ लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। ठीक है, मिटा दें। अगला सवाल भी बड़ा मज़ेदार सा सवाल है।
कहा है कि 4,830 रुपये की एक राशि पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उसके भागों में से क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम किए जाए तो शेष राशियों में 3, 4 और 5 का अनुपात रह जाता है, यानी 3 संबंधे 4 संबंधे 5 का अनुपात रह जाता है। पी का भाग कितना है? देखिए यहाँ इसको हम लोग 2 तरीके से समझते हैं। सबसे पहली बात, थोड़ा सा हम लोग पहले बेस समझ लेते हैं। कितनी राशि है भाई? कुल है 4,830 रुपया, ठीक है, 4,830 रुपया है। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट लगाते हैं, थोड़ा सा चाहिए ट्रिक आपको डायरेक्ट समझा देते हैं, तो कह रहा 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम दिए जाते हैं, तो हम इसी में से घटा देते हैं। 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम दिए जाते हैं, तो जोड़िए 25 5 30, यानी 4830 में से 30 रुपया घट जाता था, नहीं आता 4800। 4800 रुपया को 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटा गया, यानी पी, क्यू और आर को 3, 4 और 5 के अनुपात में तो हम कह देंगे पी का भाग क्या हो जाएगा भाई? ये 3 है, कितने में? 5, 4, 9, 3, 12 में, और गुणे 4800 हो जाएगा ना। ये इनसे कटेंगे 400, 4 3 1200। ये 1200 कम मिलता जब वो 5 रुपया 10 रुपया कम करने के बाद, तो पहले कितना मिल रहा था, यानी प्रारंभ में, तो हम कह देंगे प्रारंभ में पी का भाग, 1200 प्लस 5 रुपया, यानी 1205 रुपया। बात क्लियर? और यही आपके आंसर हो जाएंगे तुरंत खट से। लेकिन आइए हम लोग बेसिक समझते हैं। पहले क्या समझा जाए? बेसिक। सबसे पहली बात यहाँ कहा है क्वेश्चन में कि शेष राशियों में पी, क्यू, आर में बांटी जाती है। तो चलिए पहले शेष राशि में देख लेते हैं। शेष राशि में पी, क्यू और आर, ठीक है, ये 3 और 4 और 5 के अनुपात में बंटता है। क्या होता है? 3, 4 और 5 के अनुपात में बंटता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हम कह दिए ये 3x, ये 4x, ये 5x। तो प्रारंभ में कितने थे ये? अगर x मान लीजिए अगर इसको हम कह दिए ये 3x है, इसको हमने कह दिया ये 4x है, इसको हमने कह दिया ये 5x है, ठीक है। अब हम कह दिए कि प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में P, Q और R, ये हो जाएंगे 3x प्लस 5, क्योंकि इनको 5 रुपया कम दिया गया। ये हो जाएंगे 4x प्लस 10, इनको 10 रुपया कम दिया गया। ये हो जाएंगे 5x प्लस 15, इनको 15 रुपया कम दिया गया। अब इनको जोड़ेंगे तो टोटल रकम 4830 के बराबर आएंगे। जोड़िए, तो ऐसे हम डायरेक्ट जोड़ लें। 5, 4, 9 और 3, 12, तो आप कह देंगे 12x प्लस 15, 10, 25, 5, 30 बराबर 30। इनके बराबर होगा 4830 रुपया, क्योंकि टोटल अमाउंट यही है। जब हम ट्रांसफर करेंगे 12x, अब इसको इधर ट्रांसफर करिए, तब क्या लिखेंगे? 4830 माइनस 30, तो आपको मिलेगा 12x बराबर 30 घट गया, तो आप कह देंगे 4800। क्या कह देंगे? 4800, ठीक है। तो x बराबर 4800 बटे 12, 12 चौके 48 कट जाएगा। x बराबर 400। हमसे क्या कहा? P का हिस्सा। P का हिस्सा क्या है भाई? ये है। तो हम कह देंगे प्रारंभ में P का हिस्सा। यहाँ हिस्सा 2 तरह के हैं, एक तो शेष राशियों में और एक प्रारंभ में। तो हमसे प्रारंभ में पूछा है, तो हम कह देंगे 3x प्लस 5। तो आप यहाँ रखेंगे 3 गुणे 400 प्लस के 5, 4 3 1200 प्लस के 5, यानी 1205 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये रहा विस्तार, ठीक है। और ये रहा डायरेक्ट।
डायरेक्ट में और भी किया जा सकता है, ये सब लिखने से हम लोग एग्जाम में थोड़े लिखेंगे, तो यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन में कि 3170 रुपये की राशि को एक्स वाई तथा जेड में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि एक्स वाई तथा जेड के हिस्से में से क्रमशः 13 रुपया, 12 रुपया तथा 18 रुपया कम कर दिया जाए तो उनके हिस्से 20, 18 और 21 यानी 20 संबंधे 18 संबंधे 21 के अनुपात में होंगे। तो जेड का आरंभिक हिस्सा क्या है? देखिए सीधी सीधी बात अब यहाँ यही कहना चाह रहा है, तो हम यहाँ कह देंगे कि टोटल जो वैल्यू था वो 3170 था, ये टोटल रुपया है। तो हम जब कहेंगे शेष राशि, तो आप क्या कहेंगे भाई? हम जब कहेंगे शेष राशि तो आप कहेंगे 3170 माइनस कितना कितना कम किया है? 13, 12 और 18 रुपया। 13, 12 और 18 रुपया ये कम हुए हैं। 13, 12, 18 रुपये कम हुए हैं। तो बचा कितना? आप कहेंगे 3170 में से 13, 18, 12, 30 और ये हो जाएगा 43। अब इसमें से अगर हम घटाएंगे 3170 में से 43 घटाया जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 3127 आएगा। इससे देखिए 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 31 यहाँ आ जाएंगे। अब इसी अनुपात को बांटा गया किसमें? एक्स, वाई और जेड को, इसी संख्या को अनुपात में बांट दिया गया। किस अनुपात में? 20, 18 और 21, 20, 18 और 21 के अनुपात। हमसे कहा है जेड का हिस्सा, तो हम क्या कह देंगे भाई? जेड का हिस्सा ये शेष राशि में। ठीक है, कितना होगा भाई? जोड़िए पहले इनको, 8, 9 यानी 59, 2, 8, 1, 9, 2, 2, 4, 1, 5, हाँ 59। ठीक है, इसमें जेड है 21 और टोटल कितना भाई? 31, 27। बात समझ में आ रही है? ये डायरेक्ट हम बता रहे हैं, अभी पिछला सवाल विस्तार से समझा है, ये उसी पे डायरेक्ट कर रहे हैं। ये कितने बार में कटेंगे? 9, 3, 27 लगभग 53 बार में। ठीक है, 5 बार पढ़िए इसमें। ठीक है, अब फिर 3 बार। अब इनका अगर हम गुणा करेंगे तो हम कहेंगे 21 3 या 63 को 3 हासिल 6, 21 5 105, 105 में 6 जोड़ेंगे 111 और ये हो गया किसका? जेड का हिस्सा। ये कौन वाला? आप कहेंगे शेष राशि में। किसमें? शेष राशि में। तो आरंभ में क्या था? तो 1113 प्लस कितना रुपया कम किया गया? 13 रुपया ना, 18 रुपया। जेड है ना, 18 रुपया। जोड़िए इनको तो कितना हो जाएगा? 13 और 18, 1131 रुपया। ये इसका आंसर हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई? चलिए आइए हम समझाते हैं एक बार और। हम कह दिए कि टोटल जो रकम है वो 3170 रुपया है। ये एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसमें 13 रुपया, 12 रुपया और 18 रुपया कम कर देते हैं, तो शेष राशि जो है इस अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो हमने क्या किया? इनको जोड़ लिया, इसमें से घटा दिए, तो ये जो मिला ये शेष राशि मिली और इसी राशि को इस अनुपात में बांटा गया है। तो हमसे जेड का हिस्सा पूछा था, हम कह दिए जेड है 21 में। कितना में? इनको जोड़ लिए 59 में। गुणे अगर 59 में 21 है तो इतना में कितना होगा? तो इनसे काट दिया गया तो 53 बार में कट गए। इससे इसका गुणा किया गया तो आ गया 1113 रुपया। ये शेष राशि में उसका हिस्सा है। तो पूरी राशि में यानी इसमें कितनी हिस्सा है? तो जो 18 रुपये आप कम किए हैं वह दे दीजिए इसको, तो बराबर हो जाएंगे वो।
तो 18 रुपया दे दिया गया, तो हो गया 1131 रुपया, यानी किसको मिला है, वो जेड को मिला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए, मिटा दें इसको। चलिए अगला सवाल भी बहुत मजेदार सवाल है। कहा पी का मान क्यू तथा आर के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार, अगला क्वेश्चन है कि पी का मान क्यू तथा आर के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है जब q बराबर 6 तथा r बराबर 12 तो p बराबर 75, तद अनुसार q बराबर 5 r बराबर 10 हो तो p का कितना होगा, यानी p कितना होगा ये बताना है। देखिए थोड़ी सी बात यहाँ समझने वाली बात यह है, क्वेश्चन में जो आपसे कहा है कि जो p है वो q और r के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी q और r के इसके गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती है वो p। अगर हम ऐसा कहें, व्युत्क्रमानुपाती मतलब हो जाता है बटे में। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ये कब होता है, जब q का मान 6 हो और r का मान 12 हो और p का मान 75 हो। तो कह रहा है यदि अब q का मान 5 हो जाए और r का मान 10 हो जाए तो हमसे कह रहा है p का मान क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में समझिएगा, अगर हम इसको k मान ले, थोड़ा सा ये आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आप जाने कहाँ से बन रहा कि p बराबर ये k, ये जो कंसंट्रेट वैल्यू होती है इसको k मान लेते हैं, ये क्यू आर। ठीक है, अगर p का मान आप 75 रखेंगे बराबर k, इसका मान 6 और गुणे r का मान 12, तो आप क्या कहेंगे k बराबर, इनका इधर गुणा हो जाएगा 75 गुणे 6 गुणे 12, ये बनेगी डायरेक्ट। उसी तरह से इसमें हम आते हैं। अब ये हम इतना सारा ना करके अगर हम डायरेक्ट कहते हैं, अभी मान नहीं आया है यहाँ, ठीक है, अब समझिए ये सब हम नहीं करते। हम क्या कहते कि इन तीनों का गुणनफल इन तीनों के गुणनफल के बराबर है, सीधी सीधी बात है। तो आप यहाँ लिखते कि 6 गुणे 12 गुणे 75 बराबर 5 गुणे 10 गुणे p। p हमको नहीं पता, काट दिए इनको, 15 बार में कट गए, फिर 5 3 या 15 या 5 दूना के 10। आइए देखिए ये इनसे कट जाएंगे 3 बार में, तो 3 3 के 9 12 9 108, और यही आंसर हो जाता p का डायरेक्ट। तो हम क्या कहते भाई, हम ये कहते हैं, ये सारा नहीं करते क्योंकि ये तो फिर हम चले जाएंगे उसमें साइंस वाले में। ठीक है, तो दिक्कतें हैं वहाँ। आप ऐसे समझिए, जहाँ ऐसे बात कहेगा तो आप समझिएगा दोनों का गुणनफल इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा दें इसको। एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ दिए। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा। देखिए बड़ा शानदार सा सवाल ये भी है और समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि टोटल जो रकम है वो है 8600, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि इनके 5 बेटे हैं, इनको दिया, 4 बेटी हैं, इनको दिया, और 2 भतीजा हैं, इनको दिया। लेकिन शर्त क्या रखा कि भतीजा को जितना मिलेगा, भतीजा को जितना मिलेगा उसका 4 गुना इनकी बेटी को मिलेगा।
तो अगर हम कह दिए भतीजा को x मिला तो बेटी को मिला 4x, चाहे एक मान लें, जो आप मान सकें वो मान लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या कहा है, बेटे को भतीजे का 5 गुना, यानी बेटे को क्या मिला भाई, बेटा को भतीजे का 5 गुना, इनको कह दिए 5 है। इन सबको जोड़ेंगे तो यही तो आएंगे, पक्का आएंगे, नहीं आएंगे। इसलिए ये तो एक एक लोगों की बात किया है। अगर एक भतीजा है तो भतीजा को 1 रुपया देंगे तो बेटी को 4 रुपया देंगे और बेटा को 5 रुपया देंगे, वो ऐसा कहना चाह रहा है। लेकिन इनकी संख्या कितनी है, 5 गो बेटा है, 4 गो बेटी है और 2 गो भतीजा है। तो हम यहाँ कहेंगे बेटी, तो 4 गुणे 4x गुणे 4 प्लस x गुणे 2 गो भतीजा प्लस 5x गुणे 5 बराबर 8600। अब जाके ये सही है। इनको जोड़िए, 4 चौके 16, x 2x और 25x बराबर 8600। 25 16 41 2 43, x बराबर 8600। इनसे 2 बार में कट जाएगा तो आप कह देंगे x बराबर 200। तो कह रहा प्रत्येक बेटी को कितना मिला, x का मान अगर 200 तो 4x का मान, तो यही लिखेंगे प्रत्येक बेटी का हिस्सा, प्रत्येक बेटी का हिस्सा 4x, यानी 4 गुणे के 200, तो कितना हो जाएगा भाई 800। प्रत्येक बेटी को कितना मिला 800, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके आंसर। अगर हम डायरेक्ट भी इनको कर सकते थे, डायरेक्ट में हम यही करते, ये जो अनुपात बन रहे हैं 1 4 5 का अनुपात बन रहा था, तो 5 5 25, 4 चौके 16 और 2 जोड़ लिए 4343 आ गया बटे 8600 गुणे के 4, क्योंकि 4 का अनुपात बेटी को मिला, ये इनसे इनको काट दिए तो आ जाएंगे 200, यानी 4 दूना के 800। ये एक लाइन में होते, लेकिन ये कब होते, जब आपको कंसेप्ट पता होता तब होता, विदाउट कंसेप्ट आप नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम बेटी को ये मान लीजिए, भतीजा को b और ये c, तो ये 1 है तो ये 4 है तो ये 5 है, यही तो है। बेटे की संख्या आपका 5 है, इनकी 2 है, इनका 4 है, तो 4 चौके 16, 5 5 की 25, 2 का नाम 2। डायरेक्ट मन में कर लेते हैं, इनको मिटा दो इसको, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है, ये यूपीएसआई का सवाल है। अभी पिछला भी यूपीएसआई में ही था। क्वेश्चन कहा है कि मुंबई के एक कैसीनो में 3 मेजों ए, बी और सी हैं। ए पर 20:1, बी पर 30:1 और सी पर 40:1 का भुगतान है। यदि एक व्यक्ति प्रत्येक टेबल पर 200 रुपये का दांव लगाता है और किन्हीं 2 टेबलों पर जीत जाता है, तो अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच क्या अंतर हो सकता है। देखिए यहाँ अगर हम लोग डायरेक्ट लगाएं तो एकदम लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट वे में लगाया जाए, 3 मेज हैं, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। इस पे लगा है 20:1, इस पे लगा है 30:1 और इस पे लगा है 40:1। और प्रत्येक टेबल पर 200 रुपया लगा, तो हम कह देंगे 1 का मान, ये कह दीजिए 1 भाग बराबर 200, ठीक है। अधिकतम लगेगा 40, न्यूनतम लगेगा यहाँ 20, तो दोनों का अंतर पूछा है, तो हम कह देंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20 भाग, तो आप कहेंगे 20 भाग। अगर 1 भाग बराबर 200 तो 20 भाग बराबर 20 भाग बराबर
20 गुणे के 200 यानी 2 दूना 4, यही आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए थोड़ी सी हम जान रहे हैं आपको समझ में नहीं आई होगी, आइए समझते हैं थोड़ा सा यहाँ विस्तार से। ये तो रहा डायरेक्ट हम लगा दिए, लेकिन आइए थोड़ा सा विस्तार से समझें हम लोग। अगर मान लीजिए 3 मेज है ए बी सी, ठीक है, 3 मेज है ए बी सी, तीनों पर 200 रुपये लगे हैं, तो हम कह दिए अगर वो ए और बी पर जीता है और सी पर हार जाए तो क्या होगा भाई? ए और बी पर जीतेगा तो 20 और 30 जीतेगा, यानी 20 गुणे के 200 प्लस 30 गुणे के 200 माइनस सी पर हारेगा तो सी में अब ये जीतने वाला ज़्यादा पाता ना, हारने वाला कम पाएगा, तो 1 गुणे के 200। तो क्या होगा? 2 दूना 4 यानी 4000, 3 दूना 6, 6000। तो हम यहाँ कहेंगे दोनों जोड़ देंगे 10,000, 6 4 10,000 माइनस 200 घटाएंगे तो आएगा 9800 आएगा। अगर ऐसा होता तब, लेकिन अगली में हमसे फिर क्या कहा? अधिकतम पूछा और न्यूनतम की बात किया है। अगर हम कह दिए यहीं पर, मान लीजिए अगर हम ये कह दिए कि उसने क्या किया भाई, बी और सी पर जीता, बी और सी पर हम कह दिए कि बी और सी पर जीता, ठीक है, ए पर हार गया, ए पर हार गया वो, तो क्या होगा भाई? बी में 30 और ये 40 है, तो आप कहेंगे 30 गुणे के 200 प्लस 40 गुणे के 200 माइनस 1 गुणे के 200। इनका गुणा करिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 6 14,000 माइनस 200 घटाएंगे तो आएगा 13,800। तो ये हो गया अधिकतम और ये हो गया न्यूनतम। तो हम कहेंगे अधिकतम और न्यूनतम का अंतर, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर क्या हो जाएगा भाई? 13,800 माइनस 9,800 घटाएंगे तो आएगा 4,000। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे करें या ऐसे करें, ये लिखे नहीं है, हम बोल दिए हैं। यदि ए और बी पर जीते और सी पर हारे तो उसकी इनकम कितनी होगी? इतना हो। बी और सी पर जीते, ए पर हारे तो उसकी इनकम कितनी होगी? ठीक है, तो इतना होगा। अब अधिकतम और न्यूनतम का अंतर आ जाएगा 4,000। तो आपकी इच्छा, चाहे ऐसे करें और चाहे ऐसे करें। जो कम वाली वैल्यू होती है वो हार को बताती है, अधिकतम वाली वैल्यू जीत को बताती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ हम डायरेक्ट कह दिए हैं कि 40 उसने जीता, मैक्सिमम हुआ, और 20 उसने मिनिमम में जीता। दोनों का अगर हम अंतर लिए तो आ गया 20 भाग, और हार के रूप में प्रति टेबल 200 रुपया लगा ही है। प्रति टेबल 200 लगा तो वो एक का मान आप मान लीजिए 200, तो हमने कह दिया 1 भाग बराबर 200। हारेगा तो कम वाला हारेगा, ठीक है। चलिए एक अगला सवाल, बड़ा मजेदार सवाल है, मिटा दे इसको। क्वेश्चन में कहा है कि 4 खिलाड़ियों द्वारा एक खेल खेला जाता है। यह ज्ञात होता है कि सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल द्वारा एक साथ बनाए गए कुल अंकों के 4/23 अंक बनाए, जबकि निर्मल ने योगेश, सूर्या और सतीश द्वारा इकट्ठे बनाए गए अंकों के 7/20 अंक बनाए, कामा योगेश ने बाकी 3 खिलाड़ियों द्वारा इकट्ठे बनाए गए कुल अंकों के
5/22 अंक बनाए अन्य तीनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए अंकों की तुलना में सूर्या द्वारा बनाए गए अंकों का अनुपात क्या है। देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा 4 खिलाड़ी हैं। क्या क्या नाम है? एक सतीश है, एक योगेश है और एक सूर्या है और एक निर्मल है। ठीक है, ये 4 खिलाड़ी हैं। सतीश को हम ए मान लिए, योगेश को बी मान लें और इनको हम सी मान लें, इनको हम डी मान लें। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है, पहले बात समझिए, पहला शर्त ही कहा सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल द्वारा बनाए गए कुल अंकों के 4/23 अंक बनाए। यानी हम कह दिए कि जो ए है वो बी, सी और डी, ये जो तीनों लोग बना रहे हैं इनका वो 4/23 अंक बनाया। फिर आगे क्या कहा है? जबकि निर्मल यानी डी, ए, बी और सी, जो निर्मल है ये इनका 7/20 अंक बनाए हैं। ठीक है, कितना बनाए हैं? 7/20। उसके बाद योगेश ने बाकी 3 का, यानी अब योगेश यानी बी, ये क्या बना है? ए, सी और डी का 5/22 बना है। ये कहा है तो हमसे कह रहा है कि तीनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों की तुलना में सूर्या कितना बनाए। यानी सूर्या कौन सा है भाई? सी जितना बनाया, इसके बाद बाकी लोग जो बनाए उनका अनुपात क्या, ए बताना है हमको। देखिए इतना बड़ा सवाल है लेकिन मेन पर्पज उसका इतना ही आता है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह के सवाल हम करा चुके हैं। एक नॉर्मल सी बात अगर आप समझिएगा, यहाँ हम इसको कह सकते हैं ए बटे, इन सबको जोड़ लीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कह सकते हैं। अब ये चारों का मतलब ये हुआ कि 3 तो ये है, ये 3 का है और ये एक ये है, तो इन अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो यही 3 का योग होगा, तो आप कह देंगे 27, ए का मान 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम यहाँ कह देंगे डी बटे ए प्लस बी प्लस सी बटे डी बराबर 7/27। देखिए 20/27। यहाँ हम कह देंगे बी बटे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 5/27। इसका मतलब क्या है कि चारों का जो योग होगा वो 27 होगा। तो हमको किसका मिल गया? ए का मिल गया 4, डी का मिल गया 7, बी का मिल गया 5, तो हमको सी चाहिए। तो हम क्या कह देंगे? सी बराबर 27 माइनस इन सब का योग। तो जोड़ लीजिए, लिख देते हैं 4 + 7 + 5, 7 × 5 = 12, 4 = 16। ठीक है, 27 माइनस 16, तो आप कह देंगे 11। बात समझ में आई? ए 4 है, 7 × 4 = 11, 11 × 5 = 16, या 7 × 5 = 12, 4 = 16, ऐसे जोड़ लीजिए। ये घटा तो ये आ गया सी 11, और यही हमसे कहा है। तो सी का मान हम ले लिए 11, इन तीनों लोगों का मान लेंगे तो ए का मान 4 प्लस बी का मान 5 और डी का मान 7, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 16 और ये है 11, यही अनुपात हो जाएंगे। देखिए कितना बड़ा सवाल है और कितना छोटा सा लगा है। हालां हम अगर देखें तो ये लिखेंगे नहीं। पूछिए लिखेंगे क्यों नहीं? क्योंकि लिखने लायक यहाँ कुछ है ये नहीं है, लिखने लायक यहाँ कुछ है ये नहीं। जो इस तरह से लिखा हुआ है ना, ये ए का मान हो गया, ये डी का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, सीधी सीधी बात है। अब हमको सबका चाहिए तो इनको जोड़ लिए, 27 हो 27 हो, जब सब 27 बन रहे हैं यानी चारों का योग 27 है, तो हमको सी चाहिए। तो हम कह देंगे 5 और 7 = 12, 4 = 16, 27 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा सी।
अब बाकी 3 का कहा है, यानी इन्हीं तीनों को जोड़ लिए तो ये हो जाएंगे 16। यही अनुपात हो गया ए, बी और डी का। ये डायरेक्ट आंसर आता है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लिख के इसलिए समझाएं ताकि चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, इतना बड़ा सवाल इबारती देगा, इबारती पढ़ के ही घबरा जाएंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ऐसे सवालों का तो आप तुरंत समझ गए सिर्फ बड़ा लिखा है बड़ा छोटा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है और इसी के साथ अनुपात समानुपात का चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, उसको भी बड़े विस्तार से पढ़ा जाएगा और एकदम मज़ेदार मज़ा ले लेके पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नए जोश, एक नए उमंग और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।